नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने जा रहा हूं। इस क्लास में शून्य से शिखर तक बताएंगे। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सबसे पहले इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास क्या है, इसे समझते हैं। इति का अर्थ होता है समाप्त, और है मतलब होता है निश्चित, और यस का मतलब होता है होना। ये तीनों चीज मिल करके फिर इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास कोई भी भविष्य में घटी हुई घटना वर्तमान के लिए इतिहास बन जाती है। जलियांवाला बाग वर्तमान में वह एक घटना थी, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए इतिहास बन जाती है। संक्षेप में इसे हम समझते हैं और विस्तार से भी समझेंगे इतिहास, क्योंकि शून्य से चलेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी हर चीज को। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। इसमें दो बातें स्पष्ट है। एक तो इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरे का उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या वर्तमान से है, अर्थात घटनाओं का समावेश होता है। तीन चीज आप ध्यान रखेंगे, यहां से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगी। इतिहास में अतीत के प्रत्येक स्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश मिलती है। कभी भी पूछेगा या दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो आप 3-4 चीज ध्यान रखेंगे। अतः संक्षेप में इतिहास के किसी भी तथ्य, तत्व और प्रवृत्ति वर्णन, विवरण, विवेचन और विश्लेषण का जो भी काल या विशेष कार्यक्रम की दृष्टि से किया गया है उसे इतिहास कहा जाता है। दूसरा अर्थ यह भी समझेंगे, क्योंकि कोई भी इतिहास में जब आपकी जन्म होती है उस समय, वर्ष और पक्ष, बहुत सारे कालखंडों और चीज़ों को ध्यान में रखी जाती है। तो इतिहास में भी उसी तरह चीज़ों का समावेश होता है। भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास जो था वो अध्यात्मवादी था और आदर्श मूलक था। क्योंकि भारत अभी परमाणु बम बनाया है तो ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, न कि हमला करने के लिए। यदि भारत पर कोई हमला करेगा तो ये पलटवार जवाब देगा। तो ये आदर्श मूलक शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद अध्यात्मवादी जैसे हम पहाड़ों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, नदियों की किस तरह से हमारे जीवन की भूमिका निभाती है, लेकिन इसे अध्यात्म से जोड़ दी जाती है। सुबह या छठ के दिनों में हम नदी को पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं जल का, तो महत्व बताया गया अध्यात्मवादी के द्वारा। अध्यात्म के द्वारा हमें गंगा, नदी, पेड़ पौधों, पशु पंछियों का बहुत सारे प्रमुखता बताई गई कि हमारे जीवन में क्या इसकी भूमिका होती है। तो ये अध्यात्मवादी के अंतर्गत आती है। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय दृष्टिकोण में आदर्शवादिता का प्रमुखता रही है। पाश्चात्य कवियों का, पाश्चात्य इतिहासकार अर्थार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्रमाणित थे। यहाँ पे आधुनिक विद्वान जो थे इतिहास का, ये हेरोडोटस को माना जाता है 456-545 ईसा पूर्व निषेध ने खोज की थी। गवेषण या अनुसंधान के अर्थ ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण निर्धारित किया गया है। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा भी मानी जाती है। तर्क संगत विधा, इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होती है। आपने देखा होगा यदि तथ्य नहीं रहेगा, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, अशोक की शिलालेख, इसमें तथ्य भी है, निष्कर्ष भी है और प्रमाण भी है, तब ये इतिहास बनती है और इतिहास के पन्नों में दर्ज होती। अन्यथा ये सब गुण होना चाहिए। यह अतीत के आलोक में भविष्य का प्रकाश डालता है। कौन? इतिहास। विको नाम करके एक महान वैज्ञानिक थे, जो इटालियन विद्वान का जन्म 1668 से 1774 ने इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से स्थापित करते हुए प्रतिपादन किया है। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है, ये इनका कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति सदा समान रहती है। उन्होंने इतिहासकारों की अतिरंजना, अतिशयोक्ति से बचने की बात कही है। अतीत से अधिक महत्व न देने की भी बात कही है। जर्मन दर्शनकांत
24 से 1804 ईस्वी ने इतिहास की नई व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया है। सृष्टि का वह विकास प्रकृति के आंतरिक विकास का प्रक्रिया है जो प्रतिबिंब मात्र है, अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये दार्शनिक का कहना है, जर्मन कांत का। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दार्शनिक जो कांत थे, ये एक इतिहासकार के बारे में आपको पीजी में भी पढ़ने को मिलेगी इनकी जीवनी। इतिहास घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को समझने का भी प्रयास किया जाना इतिहास कहलाता है। ये इनका कथन है, परिभाषा है। हिंदी साहित्य का सूत्रपात सर्वप्रथम भक्ति काल में की जाती है। यह ध्यान रखेंगे, कब? तो भक्ति काल में। भक्ति काल में ऐसा नहीं कि जो पृष्ठभूमि भक्ति काल में लिखी गई है इसका आधुनिक काल से कोई मेल नहीं खाता है या कोई योगदान नहीं देता। बहुत बड़ा योगदान रहती है, जैसे गोकुलनाथ कृत, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, ये इतिहास ग्रंथों की बहुत बड़ा भूमिका निभाती है आगे चल करके। नाभा दास कृत, भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा, इन सभी में कार्यक्रम और संत संबद्ध आदि का अभाव पाया गया। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह खरा नहीं उतर पाई, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि यहाँ पे समय होना चाहिए, प्रवृत्ति होना चाहिए और बहुत सारे गुण होना चाहिए। ठीक है, कालखंडों वगैरह लक्षण होना चाहिए, तो ये, लेकिन यहाँ पे कभी कभी और सही क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही क्रम होना चाहिए। लेकिन भक्तमाल, कविमाल में कवियों का विवरण किसी में दिया गया है तो कालक्रम, जन्म तिथि का अभाव पाया गया है, अनेक चीज़ों की कमी पाई गई है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारे लेखककारों ने अपभ्रंश और बहुत मुगलों मतलब उर्दू के कवियों का जिक्र कर दिया, उर्दू साहित्य को शामिल कर दिया, उर्दू लेखक को शामिल कर दिया। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का प्रारंभ नहीं मानी जाती है। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानने के लिए आपको हिंदी से रिलेटेड हर कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। पर सच्चे अर्थों में सूत्रपात 19वीं सदी में ग्रासा द त्रासी के द्वारा इस्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी से माना जाता है। ठीक है, 19वीं सदी से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 प्रमुख पद्धतियां पाई जाती है। जैसे वर्ण क्रम पद्धति होती है, इसमें रचनाओं का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाए। उदाहरण के तुलसीदास, चिंतामणि, केदारनाथ जी का समय भले ही विभिन्न हो किंतु उनका क्रम इस प्रकार केदारनाथ, चिंतामणि और तुलसीदास होना चाहिए। यदि समय भिन्न भिन्न हो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जन्म के अनुसार तो होना चाहिए। जैसे कोई जन्म लिया जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो इस तरह से हर चीज़ का होना चाहिए क्रमबद्ध। लेकिन क्या हुआ कि यदि कोई जन्म चिंतामणि मार्च में लिए हैं तो ये पहले रख दिया गया है। ठीक है, और तुलसीदास जनवरी में जन्म लिए हैं तो इनको बाद में रखा गया है। तो इस दृष्टिकोण से जितने भी थे भक्ति काल का साहित्य ग्रंथ वो अमान्य रखे गए हैं, अर्थात उतना मान्य नहीं दिया गया। ग्रासा द त्रासी सी सिंगर ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, सी सिंगर ने इन्हीं का पुस्तक मंगवा करके ग्रासा द त्रासी ने लिखे हैं। काल कर्मानुरूप पद्धति, इसमें रचनाओं के जन्म तिथि के आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से अधूरा समझा जाता है क्योंकि इसमें पद्धति में लिखे गए ग्रंथ वर्ण अनुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। एक जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यद्यपि ग्रियर्सन विधेयवादी पद्धति कुछ आरंभिक स्रोत भी दिए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? इसमें ग्रंथ का निरपेक्ष एवं तटस्थ रह करके संकलन कर उसे क्रमबद्ध प्रस्तुत करना ही वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। बिल्कुल, इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य और संकलन ही नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया है। विधेयवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। फ्रेंच विद्वान तेल ने इस सुझाव स्थिति सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, जैसे जाति होना चाहिए, ठीक है, वातावरण और क्षण विशेष, इन चीज़ों का समावेश जहाँ रहेगा वो विधेयवादी कहलाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्टिंग हो जाता है, मेन पॉइंट। प्रथम ग्रंथ इस्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी मानी गई है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। पर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे एक संस्करण आती है जिसका संस्करण
1871 ईस्वी में संस्करण क्या होता है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। जैसे कोई भी पृष्ठभूमि को तैयार करने से पहले निरीक्षण करके पुनः उसे, ठीक है, जैसे आपने एक किताब लिखा और फिर उसे अपडेट करके दूसरे साल निकाल दिए तो वो संस्करण कहलाया, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम संस्करण जो था वो 1839 ईस्वी में और द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में, पर प्रथम भाग जो ये 2 भागों में आया था, 1839 में और 1847 में। इस तरह से इसमें 3 खंड कर दिए गए और दूसरा संस्करण जो था ये 3 भागों में बांटा गया है। यह भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी पूछेगा कि दूसरा संस्करण कितने भागों में है, तो 3 खंड। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है। उनके अंग्रेजी वर्ण क्रम से दिया गया है। 72 कवि हिंदी से संबंधित है और फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदुई का अर्थ होता है हिंदी और हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुई का मतलब हिंदी हो गया और हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुस्तानी। ये भी ध्यान है, क्योंकि फ्रेंच भाषा थे तो फ्रेंच भाषा में आपने हिंदी के जैसा इनको शुद्ध उच्चारण करते हुए नहीं देख पाते होंगे, जैसे नहीं हो पाएगा। जैसे आपने अंग्रेज भारत में आते हैं तो कोई शब्द आप देखे होंगे हिंदी का उच्चारण करते समय तो थोड़ा सा उतना सटीक नहीं कर पाते हैं। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राचार्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे, विद्वान थे। इसमें काल विभाजन और नामांकन का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए यह जो है से उतना सर्वमान्य नहीं रहा। सभी विद्वानों ने ग्रासा द त्रासी के द्वारा लिखी गई पुस्तक को सर्वसम्मति के द्वारा प्रथम पुस्तक मानने से इनकार कर देते हैं। इस ग्रंथ को लक्ष्मी सागर बिश्नोई ने वर्णित हिंदी रचनाओं संबंधी हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक, किसने? लक्ष्मी सागर बिश्नोई ने। किस? हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक 1952 में प्रकाशित कराया गया था। उसके बाद ताजकीरा ये सूरा, ये क्रमबद्ध हम बताने जा रहे हैं, ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी के। ताजकीरा ये सूरा जो लेखक है मौलवी करमुद्दीन। इस दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि हिंदी से संबंधित हैं। इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण नहीं दिया गया है। तलाक सुधा भी कहा जाता है। शिवसी सरोज, शिवसी सरोज का लेखक का नाम है शिवसी सिंगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में प्रकाशित किया था। इसमें इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1003 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। इसी के बाद इतिहासकारक के लिए आधार भी बन गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कभी मील का पत्थर बोलेगा, प्रस्थान बिंदु कहेगा, तो शिवसी सरोज को प्रस्थान बिंदु कहा गया। प्रस्थान बिंदु उस बिंदु को कहा गया है जिसके माध्यम से एक दूसरे तक आप पहुंच सकते हैं। इसमें वर्ण क्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। काल विभाजन एवं नामांकन का प्रयास नहीं किया गया, इस अभाव में भी पाया गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। इसकी प्रकाशन 1888 में, लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। इस ग्रंथ का प्रकाशन एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में विशेषांक के रूप में किया गया था। बहुत सारे विद्वान ने सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें पहली बार सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू के पृथक किया गया। इसमें पहली बात यह है, कवियों की कालक्रम वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी उद्घाटित किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ 12 अध्याय में विभक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरुआत में 11 अध्याय थे। ध्यान रखेंगे, प्रथम जब शुरुआत हुई तो उसमें 11 अध्याय थे, बाद में एक अध्याय बढ़ करके 12 अध्याय हो गए थे। तो यहाँ शुरुआत हमने लिख दिया। भिन्न भिन्न काल के सूचक शुरुआती में 11 अध्यायों का नामकरण भी किया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कह करके संबोधित किया था। उसके बाद इसमें कुल 952 कवियों का शामिल किए हैं, जिनमें से 886 कवि का विवरण का आधार शिवसी सरोज में देखने को मिलती है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रूप में
करते हैं। कब? 1857 ईस्वी में, जब भारत में युद्ध चल रही थी। साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ मील का पत्थर माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस साहित्य को, यह भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था और यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। तो इस साहित्य को मील का पत्थर माना गया है, किशोरी लाल गुप्त के द्वारा लिखी गई ग्रंथ को। किसको? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास को। बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आप सुन करके रट ले। मिश्र बंधु विनोद, यह 3 भाग में प्रकाशित हुआ था 1913 ईस्वी में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। लेखक हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई हुआ करते थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ध्यान रखेंगे, मैं लिख देता हूं, सुखदेव बिहारी, ठीक है, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है टीजीटी पीजीटी में। इसमें 4591 कवियों को शामिल किए हैं। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन नामांकन कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधु को जाता है। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालखंडों में बांटे हैं। मिश्र बंधु 3 भाई हुआ करते थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है, इसे थोड़ा आप देख लें। जैसे इश्तवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी, प्रथम भाग 1939 में ग्रासादा त्रासी के द्वारा। ताजकीरा ये सूरा हिंद जो मौलवी करमुद्दीन के द्वारा 1848 में। और तीसरा है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय 1888 में। हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भाग में आया था 1909-1914 में श्याम सुंदर दास के द्वारा। और मिश्र विनोद जो 1913 में छपी थी। उसके बाद स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में एडविन ग्रिव्स के द्वारा लिखी गई थी। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में लेखक F.E.K. हैं। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में आई थी, लेखक हैं पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्र मावधिसार 1923 ईस्वी में ये छपी थी और लेखक हैं वियोगी हरि। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लेंगे। 10 है हिंदी भाषा का विकास, श्याम सुंदर दास के द्वारा 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुखवी सरोज 1927 ईस्वी में आई थी, गौरी शंकर द्विवेदी के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। कविता कॉमेडी 1928 में रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास लिखी गई थी। 16 हिंदी साहित्य के विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखी गई थी। उसी प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रामाशंकर शुक्ल ने रसाले निकाले थे। 18 है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 में योध्यासी उपाध्याय हरियोध्य के द्वारा लिखी गई थी। और 19 है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो नंद दुलारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई थी, श्याम सुंदर दास। 21 है हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 में वज्र रतन दास के द्वारा लिखी गई थी। 22 है हिंदी साहित्य 1933 ईस्वी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखी गई किताब है। 23 हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में शंकर शुक्ला के द्वारा लिखी गई थी, कृष्ण शंकर शुक्ला। 24 है साहित्य की झांसी 1936 में गौरीशंकर सत्येंद्र के द्वारा लिखी गई थी। और 25 है पुरातत्व निबंधावली 1939 में राहुल सकृत्यायन ने लिखे हैं। 26 है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 में गुलाब राय के द्वारा। और 27 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 में गोपाल राय खन्ना के द्वारा लिखी गई थी। 28 है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। इस तरह से हमने लगभग 30 क्वेश्चन बता दिया हूँ, 30 ग्रंथ के बारे में बताया हूँ, तो आप सभी लोग ध्यान रखें। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, यदि अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध, ठीक है, मतलब माला की तरह एक सूत्र में बांधने की क्रिया को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास, पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ग्रासादा त्रासी, करमुद्दीन, डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए ग्रियर्सन के महोदय के द्वारा
कौन सा पुस्तक निकाली गई थी? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान निकाली गई थी। यह ध्यान रखेंगे। कब निकाली गई थी? 1888 ईस्वी में, इनके द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ग्रासा द त्रासी होगा, पर इनके द्वारा जो पुस्तक निकली थी वह 1839 ईस्वी में प्रथम भाग निकला था। द्वितीय भाग का संस्करण 1847 ईस्वी में हुई थी। और ठीक है, और संस्करण जो आया था, दूसरा संस्करण आया था, वह 1871 ईस्वी में आई थी। इस बात को आपको भूलना नहीं है। 3 चीज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, हो सके तो आप लिख लेंगे। ठीक है, 1871 में तीसरा संस्करण। इन्होंने क्या किए थे? अपने ग्रंथ में उर्दू और हिंदी के दोनों कवियों को शामिल किया था। क्यों किए थे? तो भारत में मुगलों का शासन था उस समय, और भारत जो था से अंग्रेजों का गुलाम था। तो इनको जो समझ में आया, और यहीं से पुस्तक मंगा करके वह फ्रांस में बैठे बैठे प्रोफेसर थे, तो इस ग्रंथ को लिखने का प्रयास किए थे। इन्होंने 738 कवियों का जिक्र किए हैं, जिनमें से 72 कवि हिंदी के हैं, बाकी सब जो हैं से उर्दू के कवियों। और सेकेंड बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इन्होंने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से सभी कवियों का इंडिकेट किए थे, दर्शाए थे। और किस भाषा में पुस्तक लिखे थे? तो फ्रेंच भाषा में पुस्तक निकाली गई थी, ये ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा लक्ष्मी सागर बिश्नोई ने इस ग्रंथ को किस नाम से रचना किए थे? तो हिंदुई, ठीक है, हिंदुई लक्ष्मी सागर बिश्नोई ने इस ग्रंथ को अनुवाद किए थे। इसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो 1952 ईस्वी में आई थे। इसे आप ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ों का आप यदि यहाँ ध्यान रखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। ग्रासा द त्रासी के ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदुस्तान। बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई, ए हिंदुस्तानी। सी है ताजकीरा, ए शूरा, ए हिंदी। डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास। आंसर हो जाएगा द इस्तेवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। ये आंसर बिल्कुल सही है, इस बात को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आंसर बी जो है, और यह किताब जो निकाली गई थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। थर्ड है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तान ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? यहाँ आप हिंदुई का अर्थ होता है हिंदी, ठीक है, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तान। ठीक है, किस हिंदी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में या उर्दू में? ये सिंपल है, यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। फोर है तबकातु शायरा के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खान, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करमुद्दीन। ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछ रहा है कि किनके द्वारा लिखी गई थी। तो यह पुस्तक जो है 4 का आंसर डी हो जाएगा, मौलवी करमुद्दीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे आपको भूलना नहीं है। इसे ताजकीरा ए सूरा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका 2 नाम है, ताजकीरा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इतना बता रहे हैं डीपली, नहीं तो ऊपर ऊपर हम पढ़ा सकते थे। तो ताजकीरा ए सूरा के नाम से जाना जाता है, और 1848 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। इसमें 1004 कवियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अर्थात 1004 कवियों का जिक्र किया गया था, जिनमें से 62 कवि हिंदी के शामिल है। सर्वप्रथम यदि आपसे पूछेगा तो कालक्रम को ध्यान रखा गया था, पर नामांकन का ध्यान नहीं रखा गया था। ठीक है, सर्वप्रथम किस चीज़ का? कालक्रम का ध्यान रखा गया था, पर नामांकन का ध्यान नहीं रखा गया था। तो इस मायने में भी यह उतना खरा नहीं उतर पाया था। पर निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी और उर्दू कवियों का इतिहास उर्दू में हिंदी शायरी का ताजकीरा कहा गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। सी है ताजकीरा ये सूरा हिंदी। डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो देखिए इस बात से आपको मिल रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर है ताजकीरा ये सूरा। ठीक है, ताजकीरा ये सूरा 2 नामों से जाना जाता है, इसे भी पहले हमने बताया था। ताब की सूरा
ऐसे भी लिखा रहेगा आपको कहीं कहीं, ठीक है, तो आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। 6 है, हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर किसे माना गया है? नींव का पत्थर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तेवार द लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी, शिव सी सरोज, मिश्र विनोद। नींव का पत्थर एक कहावत है, इसका अर्थ होता है कभी न बदलने वाला। ये ध्यान रखेंगे, इस कहावत को भी महत्वपूर्ण है। नींव का पत्थर मतलब पत्थर पर जो एक बार लिखा गया वो कभी नहीं बदल सकता है। आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको आपको भूलना नहीं। नींव का पत्थर इसलिए इसे बोला गया है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में और भाषा में लिखा गया है, ठीक है, हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ। दूसरा, यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें पहली बार कवियों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है और 12 अध्यायों में विभक्त है। 11 अध्याय जो है से भिन्न भिन्न कालों का सूचक माना गया है। 11 अध्यायों का भी नामांकन यहाँ पे जिक्र किया गया है यह पुस्तक में। सर्वप्रथम यह ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई थी, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ग्रियर्सन महोदय ने 16वीं और 17वीं शताब्दी को इन्होंने स्वर्ण युग कहा था। किस काल को? तो भक्ति काल को। यह भी ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आधुनिक काल को या रीति काल को, नहीं, भक्ति काल को कहा था। किशोरी लाल गुप्त के अनुसार, ठीक है, इनके पुस्तक को अनुवाद करते हैं। इनके पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, नाम रखा था, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशन हुई थी। इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और यह नींव का पत्थर भी माना जाता है, जो अभी क्वेश्चन में जिक्र किया है। और एसआईटी को बंगाल पत्रिका विशेषांक में 1888 ईस्वी में यह पुस्तक छपी थी। आगे भी आपको क्वेश्चन इसी लेवल को मिलेगी। 7 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। सी है हिंदी साहित्य का इतिहास। डी है शिव सी सरोज। आंसर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। VVI आप इसे लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भ्रम उत्पन्न होती है। ग्रासा द त्रासी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, लोग उसे लगा लेते हैं। पर इस देखिए यहाँ पे मैं आपको भ्रम को दूर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि भक्ति काल में बहुत सारे किताबें ग्रंथ लिखी गई थी, जैसे भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, तो उनको साहित्यकारों ने मना कर दिया प्रथम पुस्तक मानने से। उसी प्रकार यहाँ पे इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखी गई थी, ठीक है, पर इसमें कुछ कमी रह गई थी, जिस कारण से हिंदी साहित्य के लोगों ने या हिंदी साहित्य के लेखककारों ने, कवियों ने मानने से इनकार कर दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्लियर किसी ने बताया होगा, इतना साफ सुथरा हम बता रहे हैं ताकि आप कभी भी दिक्कत का सामना नहीं कर सकते हैं। 8 है, हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रह कौन सा है? वित्त संग्रह के बारे में पूछा ग्रासा द त्रासी के द्वारा, शिव सी सेंगर के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ग्रियर्सन महोदय के द्वारा। वित्त संग्रह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन घुमा करके डाल दिया है। आंसर हो जाएगा शिव सी सिंगर के द्वारा। इन्हीं का पुस्तक मंगा करके ग्रियर्सन महोदय वो अपना ग्रंथ का निर्माण किए थे। 9 है, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था? ग्रासा द त्रासी, शिव सी सेंगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है ग्रियर्सन महोदय। आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन महोदय। आप गलत तरीके से कभी भी गलत फहमी में भी ग्रासा द त्रासी नहीं लगाएंगे, न शिव सी सिंगर न आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो है ये प्रथम पुस्तक ग्रंथ तो लिखे थे पर मान्य इनका नहीं गया, ठीक है, इनका पुस्तक का मान ही नहीं गया, अर्थात कोई लोग इनको मानने से, सभी लोग मानने से इनकार कर दिए। शिव सी सिंगर का भी यहाँ पे कुछ कमी रह गई थी इनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बहुत पीछे आए थे, तो इसलिए ग्रियर्सन महोदय के द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ था उसे ही प्रथम पुस्तक मानी गई है। 10 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की। बी आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। सी है डॉक्टर गणपति गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
डी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, ठीक है। क्या पूछा एशियाटिक सोसाइटी में 1888 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, पहले भी हमने बता दिया था। 11 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, किशोरी लाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर बिश्नोई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हर बार टीजीटी पीजीटी में आता है। आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त के द्वारा। आप गलत तरीके से आंसर नहीं देंगे, गणपति चंद्र गुप्त भी नहीं होगा, ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। बहुत लोग इसके साथ जाने का कोशिश करेंगे लेकिन आप नहीं जाएंगे। लक्ष्मी सागर बिश्नोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे क्योंकि यह प्रथम पुस्तक, प्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, इसीलिए यह VVI है। 12 है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी है मिश्र विनोद, सी शिव सरोज, डी है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास ये जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर हो जाएगा शिव सरोज को। शिव सरोज को माना गया था, ठीक है। प्रस्थान बिंदु, जाने का रास्ता, पहुंचने का। 13 है डॉक्टर गिरियसन ने अपने साहित्य ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी। इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी से, बी है मिश्र विनोद से, सी है शिव सरोज से, डी है ताज किराए सूरा से। आंसर हो जाएगा शिव सरोज से। इसी पुस्तक को मंगा करके उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किए थे। 14 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या 952, 1692 या 750। आंसर 992 कवियों का जिक्र किया गया है, यह बात आपको भूलना नहीं है। इस मायने में यह क्या है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी। आंसर हो जाएगा 992 कवियों का जिक्र किया गया है, आपको भूलना नहीं है इन बातों को। 15 है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु गिरियसन है। यह कथन किसका है। ग्रासा दत्त राशि, प्रोफेसर नलिल विलोचन शर्मा का, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह का। किनका यह कथन है। आंसर बी हो जाएगा नलिल विलोचन शर्मा जी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर आंसर देंगे अपने मन से। कमेंट बॉक्स में यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछा था आदम प्रवर्तक, ठीक है, शुक्ल जी नहीं अपितु गिरियसन है, ये कथन है विधेयवादी का। 16 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनों का सृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि यह कथन किसके द्वारा बोली गई थी। शिव सरोज के आधार पर लिखा गया है। बी है उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारित समय नहीं दिया गया। सी है उसने व्याकरण संबंधित अशुद्धियां हैं। डी है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पूछा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो सृष्टि के अध्ययनों की दृष्टि से, यहाँ पे दृष्टि होगा, से केंद्र बिंदु नहीं बन पाया, इसका मुख्य कारण क्या है। आंसर हो जाएगा सीधा डी। है मिश्र बंधु में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी। कौन सा चीज नहीं है, ध्यान रखेंगे। मिश्र विनोद में सम्मिलित नहीं है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, तो कृष्ण बिहारी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट यह आया हुआ क्वेश्चन है। तीनों का जिक्र, तीनों भाई थे और इन्होंने मिश्र विनोद नाम करके एक पुस्तक भी निकाले थे। मिश्र बंधु ने, ठीक है, जो विनोद नाम करके पुस्तक निकली थी, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। 5, 4, 3, 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 5 भागों ने इन्होंने विभाजित किए हैं। 19 है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सेंगर, मिश्र बंधु, वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास। कौन है बहुत महत्वपूर्ण नवरत्न के लेखक, हिंदी नवरत्न के लेखक किनके द्वारा लिखी गई थी। आंसर मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई थी। और मिश्र बंधु के द्वारा एक पुस्तक यार था मिश्र विनोद, दोनों का आपको ध्यान रखना है। 20 है पादरी F.E. कई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था।
इश्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। किनके द्वारा? पादरी FI के द्वारा कौन सा पुस्तक निकाली गई थी? तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर निकाली गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। 21 है, वियोगी हरि को बजरंग माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली थी? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंद दास, चित स्वामी या सूरदास। किसके द्वारा वियोगी हरि को बजरंग माधुरी सार लिखने का उद्देश्य मिला था या संपादन मिला था, प्रेरणा मिला था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि दे लेते हैं तो भी अच्छा है। पंडित राधाचरण गोस्वामी के द्वारा इनको संपादन करने की प्रेरणा मिली थी। 22 है, आचार्य शुक्ल का साहित्य ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बहुत अच्छा है, आप इस पुस्तक के भी नाम ध्यान रखेंगे और लेखक का, यहीं से दो चीज आपको कंप्लीट हो जाता है। हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य के चित्रवृत्ति का विकास, डी है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। किनके द्वारा निकाली गई थी यह पुस्तक? तो हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, यह नाम जो है ना, इसको बदल करके निकाली गई थी। किस पुस्तक को? तो शुक्ल जी द्वारा निकाली गई थी हिंदी शब्द सागर के नाम से जो पुस्तक था उसका नाम बदल दिया गया था, हिंदी साहित्य का विकास रखा गया था। आप यह बात ध्यान रखेंगे, यहां से दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है। 23 है, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1917, 1918, 1919 ईस्वी या 1929 ईस्वी। इनके द्वारा कौन सा पुस्तक का जिक्र किया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, यह 1929 ईस्वी में आई थी। 24 है, हिंदी साहित्य का सर्वव्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई थी। बी है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, सी है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरियोध्य के द्वारा, डी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो सुमन राजे के द्वारा निकाली गई थी। क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा व्यवस्थित रूप में कौन सा पुस्तक लोकप्रिय हुआ है? 24 का आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको आपको भूलना नहीं है, यह आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा निकाली गई पुस्तक थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिक कदम था। अभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पट्टिका के रूप में प्रस्तुत करना। बी है प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामांकन का प्रयास। सी है आदि काल के वीर गाथा काल नाम देना। डी है ग्रंथों के प्रसिद्धि का महत्व देना। क्वेश्चन को पुनः फिर से पढ़िए। आचार्य हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था। ठीक है, क्यों था, किस कारण से था, इसके बारे में जिक्र करा। अभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पट्टिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए यह अधिक लोकप्रिय मानी गई थी। बहुत सारे लोग ने मिक्स कर दिए थे, ठीक है, अभ्रंश के कवियों को, भक्ति काल के कवियों को, रीति काल के कवियों को, इस कारण से वो सब ग्रंथ जो है से उतना धरातल पर खरा नहीं उतर पाई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।